Okay, Bacho. Now let's discuss that why wave theory could not explain the photoelectric effect, or why wave theory failed in explaining the photoelectric effect. Okay. You should understand first of all that this is not the failure of wave theory as such. Wave theory अभी भी लगेगी, अभी भी लाइट का इंटरफेरेंस हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, तो उन फिनोमिना को समझाने के लिए अपन को वेव थियरी ही यूज करनी पड़ेगी. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थियरी फेल्स. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली फोटोन थियरी होल्ड्स. सो यू शुड गेट दिस क्लियर. when we are discussing interference, diffraction and polarization, we'll go for wave theory explanation, and when we are discussing the photoelectric effect, we are going to use the photon theory, right? See, according to wave theory, right, the intensity is, so we have three items under this heading, right? Failure of wave theory heading, we have three items, and these 3 points, right, you should know it thoroughly, and they are important for your board exams also. So first thing is this wave model के हिसाब से intensity is this, ये EM wave में पढ़ाते हैं, ठीक है, half epsilon naught E square into C. E is the electric field associated with light, epsilon naught is constant, I is intensity, and C is the speed of light. तो वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी इज दिस. वेव थ्योरी क्या बोलती है? इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. वेव थ्योरी क्या बोलती है? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ये बाकी सारे तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है. तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा. इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा. फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लगेगा, देन इट शुड कम आउट विथ हायर काइनेटिक एनर्जी. इट शुड कम आउट विथ हायर काइनेटिक एनर्जी. आप समझे मेरी बात? वेव थ्योरी बोलते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा. उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, दैट मीन इट शुड कम आउट विथ हायर काइनेटिक एनर्जी. बट आपने देखा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, stopping potential does not depend on intensity of light. Stopping potential is independent of intensity of light. तो ये contradiction है हमारा experimental observation और हमारी theory में. इसका मतलब wave theory is not able to explain the kinetic energy. Okay. The second thing is problem of frequency. Okay. According to wave theory, intensity का जो ये जो formula है, क्या इसमें कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी. देयर इज नो फ्रीक्वेंसी. दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड बी एबल टू हैपन एट एनी फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की इंटेंसिटी सफिशिएंट है. फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है. लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो लाइट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, लाइट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन हैपन एट एनी फ्रीक्वेंसी. बट वी सॉ दैट देयर वाज ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर वाज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. उसके बिलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, चाहे लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो. सो अगेन दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन विद आवर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बोलते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि वेव थ्योरी बोलती है कि फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है. तो दिस इज अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन. बट फोटोन थ्योरी ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा सकती है. थर्ड थिंग इज प्रॉब्लम ऑफ टाइम लैग. वेव थ्योरी ये बोलती है कि लाइट जो एनर्जी लेके आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव आएगी. तो कोई भी सरफेस है तो इन द फॉर्म ऑफ वेव आएगी. तो यहाँ पे जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी क्या करना, इकट्ठा करने में क्या लगेगा? समय लगेगा. क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, और वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. तो अगर ये एनर्जी वेव की फॉर्म में आ रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल टेक सफिशिएंट टाइम टू गैदर एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू कम आउट. तो अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लैग आता है, बहुत ज्यादा टाइम लैग आता है.
लेकिन अपन ने देखा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपन ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही लाइट आई वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो अगेन दिस इज द फेलियर ऑफ वेव थियरी। सो दीज 3 पॉइंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। पहला क्या है, वेव थियरी बोलती है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज, बट ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड, वेव थियरी सेज दैट intensity is independent of frequency. That means photoelectric effect should be happening at any frequency, but experimental result क्या बोलते हैं, there was a threshold frequency, then there is a problem. And third, wave theory says कि there should be time lag because energy collection में time लगेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, there was no time lag, it happened instantaneously. Now all this thing analogy, right, can be explained very nicely by this simple analogy, right? All this thing can be explained very nicely, right, by this simple analogy. So these are 2 person, right? They are watering the plants. Okay. तो ये बंदा जो क्या कर रहा है, ये आपको दिख रहे हैं, I think if I count these are 8 plants, right? तो ये बंदा क्या कर रहा है, सबको यूनिफॉर्मली पानी दे रहा है, ठीक है, सभी प्लांट को यूनिफॉर्मली पानी दे रहा है। यूनिफॉर्मली पानी दे रहा है, इसका मतलब यहां से जो नेचर है अपन वेव नेचर से रिलेट कर सकते हैं कि जो भी वाटर आ रहा है वो सब पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलने के लिए टाइम लगेगा। किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट, लेट्स से 1 लीटर भी से, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट करने में टाइम लगेगा। बट ये है हमारी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें पानी वेव की फॉर्म का नहीं आ रहा, जबकि किस में आ रहा है, एज ए पैकेट्स आ रहे हैं, एज ए बंडल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ बंडल आ रहा है, और एक पर्टिकुलर प्लांट को 1 लीटर पानी, जो भी एक अमाउंट अपन बोल रहे हैं, वो बंडल आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस इज व्हाट इज वेव थियरी। समझ में आया आपको? यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टाइम लैग आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम लैग नहीं आएगा। ओके, so this is what it is, right? Photoelectric effect, and how it is able to prove the photon theory or particle nature or quantum nature of the light. Now last thing that remaining is the application of photoelectric effect. तो वो application है photocell. Now this photocell is similar to our that experimental glass tube जो भी था। तो ये एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर ऑफ कोर्स दे क्रिएट वैक्यूम, राइट, और ये कैथोड है हमारा, एंड दिस इज एनोड। साइज ऑफ कैथोड बड़ा रखते हैं, एनोड का साइज छोटा रखते हैं। लाइट आएगी, एनोड का साइज बहुत ही छोटा रखता है, कैथोड का साइज बहुत बड़ा रखते हैं, ठीक है। लाइट आएगी, कैथोड पे गिरेगी, कैथोड इज ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल, तो कैथोड पे गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे पोलैरिटी किसकी पॉजिटिव है, एनोड की पॉजिटिव है कैथोड के रेस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लाइट गिरेगी फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कैथोड का साइज बहुत बड़ा है, एनोड का साइज बहुत छोटा है, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। दैट मीन्स बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस अमीटर की रीडिंग क्या होगी, चेंज होगी। इट इज क्लियर? सो फोटोसेल इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रिकल आई। ये एक इलेक्ट्रिकल आंख है, राइट? इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द लाइट एंड इट रेस्पॉन्ड्स टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी तो इस अमीटर की रीडिंग कम ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल आई एंड इट रेस्पॉन्ड्स टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। एंड बेस्ड ऑन द चेंज इन करंट वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, ओके। अपन इसको सेंसिंग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, लिफ्ट में यूज कर सकते हैं, रिमोट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दैट। क्योंकि जब भी अपन फिजिक्स की क्लास में होते हैं वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे होती है वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थियरी पार्ट इज देयर, एप्लीकेशन भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे करते हैं।
एप्लीकेशन, जैसे अपन लिफ्ट में एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट में आपने देखा होगा कि वेन एवर यू ना ट्राई टू एंटर द लिफ्ट, राइट, एंड लिफ्ट बंद हो रही है एंड सडनली यू पुट योर हैंड इन बिटवीन, तो लिफ्ट को समझ में आ जाता है कि बीच में ऑब्स्टेकल है और उसके डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो लिफ्ट को पता कैसे चलता है, मान लो ये लिफ्ट का डोर है, तो लिफ्ट के डोर पे एक तरफ एलईडी लगे रहते हैं और एक तरफ फोटो सेल लगे रहते हैं, ठीक है, और एलईडी फोटो सेल पे लाइट डालती है। तो ऐसे बहुत सारी एलईडीज और फोटो सेल होते हैं, एलईडी फोटो सेल पे लाइट डालती है, एक तरफ एलईडीज होती है, दूसरी तरफ फोटो सेल होता है। ध्यान रखना कि ये जो लाइट होती है ये इंफ्रारेड होती है, तो अपन को विजिबल नहीं होती है, ठीक है ना, अपन को दिखती नहीं है, तो दिस लाइट इज ऑलवेज देयर। ओके, सो व्हेनेवर यू पुट योर हैंड इन बिटवीन, व्हेनेवर यू पुट योर हैंड इन बिटवीन, क्या हो रहा है, एलईडी से जो लाइट फोटो सेल पे आ रही थी वो क्या हो गई, आपने ब्लॉक कर दी। तो अगर वो लाइट आपने ब्लॉक कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, फोटो सेल पे जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। उसकी इंटेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पे जो करंट है उसकी रीडिंग क्या आएगी, उसकी रीडिंग कम आएगी। करंट की रीडिंग कम आएगी, दैट मीन्स लिफ्ट को पता लग जाएगा कि देयर इज सम ऑब्स्टेकल इन बिटवीन, और वो मोटर्स को बोलेगी कि गेट ओपन कर दो। तो दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे होगी वो डिपेंड करेगा इंजीनियर्स पे, ह्यूमंस पे, ठीक है ना, कि वो किस तरह से सोच सकते हैं। आई टेल यू वन मोर एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल आवर बेस्ट फ्रेंड सेल फोन, मोबाइल फोन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, राइट। आपने अगर उसको ऑटोमेटिक इंटेंसिटी पे सेट किया है, ठीक है, सेल फोन को अगर आप ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी पे सेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप धूप में जाते हैं तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली उसकी चेंज हो जाती है। आप अंदर एक कमरे में आते हैं तो उस सेल फोन की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। वो कैसे होती है, वहाँ पे एक सेंसर होता है दैट इज लुकिंग फॉर एम्बियंट लाइट, ठीक है। तो बाहर अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, बाहर इंटेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। अंधेरे कमरे में क्या होगा, ये लाइट कम आएगी तो इसकी रीडिंग कम होगी, और इस रीडिंग के हिसाब से जो सेल फोन होता है उसकी स्क्रीन जो होती है ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को क्या करती है, एडजस्ट करती है। सो दीज आर द सेंसिंग एप्लीकेशंस, राइट, फोटो सेल की होती है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, राइट। नाउ आई वुड ask you to do all the questions of exercise 1, exercise 2 and exercise 3। सारे क्वेश्चन कर लीजिए जो भी आपके पेंडिंग है, और फिर कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो। हेलो बच्चों, we have completed the photoelectric effect. Now let's start the next chapter in modern physics, that is matter waves. This is going to be really interesting. Okay, so in photoelectric effect we discovered that light is behaving as a particle when it is interacting with matter or metal. So we actually talked about the quantum nature of light in photoelectric effect, or particle nature of light in photoelectric effect, right. Similarly, there is one more effect, Compton effect, which is not in our syllabus, so you do not need to worry about it. Compton effect was discovered by Arthur Compton and he was awarded Nobel Prize for that. And in that also he found that behavior of light when it interacts with an electron was as a photon. So again it was showing the particle nature of light. So photoelectric effect and Compton effect both prove the particle nature of light. This thing we have studied in detail in the last chapter. This is not in our syllabus, so don't need to worry about it. But you have studied the wave optics, right? The chapter number 10 of your NCERT. In wave optics, you of course study diffraction and interference. Diffraction और interference आपने पढ़ा था, और उसमें आपने लाइट का वेव नेचर पता किया था. Similarly, you also studied polarization. Okay, in polarization also light showed wave nature. Now the question arises this, the big question, light है क्या? Light wave है या particle है? समझ रहे आप मेरी बात? This is the question. What is light? What should we classify light as? Shall we classify it as wave or shall we classify it as particle? Is it wave or particle or both? Because both is not possible. It could be either wave or it could be either particle. Or we can say that when light is interacting with matter, such as photoelectric effect, it will show its particle nature. And when we study YDSC
or diffraction or polarization, light will be showing its wave nature. So basically light has both the nature, it has both particle nature and wave nature, but ये क्या करेगी, ये reveal one of the nature ही करेगी. It will reveal either its particle nature or it will reveal its wave nature. और कौन सा nature reveal करेगी, that is going to depend on the type of the experiment. Is this clear? So light has both the nature, light has both wave nature and particle nature, but किसी given experiment में it is going to reveal either one of the nature. So अगर आप एक्सपेरिमेंट ये वाले करेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो लाइट अपना वेव नेचर दिखाएगी, और अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट इन एक्सपेरिमेंट का स्टडी करेंगे तो लाइट अपना पार्टिकल नेचर दिखाएगी. So that means there is a mystery in the nature that the same entity can show two nature. Same entity can show two nature, and it will depend on the type of the experiment that we do. In fact, people did very fantastic experiment. तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं and you will be really amazed. तो देखो, ये है आपका YDSC सेटअप. ओके, YDSC सेटअप, दो स्लिट है S1 S2, यहां से लाइट आ रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न बनेगा, अल्टरनेट, ब्राइटनेस डार्कनेस अल्टरनेट आएगा. द क्वेश्चन इज दिस कि अगर लाइट यहां से निकली तो उसका नेचर कैसा था, वेव नेचर था. ठीक है, तभी तो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न अपन को देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न वेव्स के साथ ही होता है. एंड अगर मैं जो ब्राइट फ्रिंज है यहां पे अगर मैं कोई मेटल रख दूं, मेटल सरफेस रख दूं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल रख दूं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा. दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग. लाइट यहां से निकली, ठीक है, यहां से निकली तो किस तरह का नेचर दिखाया, वेव नेचर दिखाया. यहां से निकल के यहां पे क्या करी, इंटरफेरेंस पैटर्न करी, और जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस थी मैंने क्या रख दिया, वहां पे मेटल सरफेस रख दिया, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस रख दिया. तो क्या यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? द आंसर इज यस, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. दैट मीन्स विद इन द सेम एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देखो एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया. यहां पे लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर है, और यहां पे लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है. तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर कैन बी शोन बाय लाइट. Okay, and that are going to depend on the type of experiment that we do. Okay, now this brings other question to the scientist. Scientist के सामने एक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि अगर लाइट जो है, जो बेसिकली वेव है, वो अगर पार्टिकल नेचर दिखा रही है, तो क्या एक पार्टिकल सच एज बॉल और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, राइट, एक पार्टिकल क्या वेव नेचर दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता? बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर सिमेट्री इन द नेचर. ओके, एंड ये हाइपोथेसिस दिया था प्रिंस लुई विक्टर डी ब्रॉय. सो ही इज द प्रिंस लुई विक्टर डी ब्रॉय, लुकिंग एट यू. उन्होंने 1924 में एक हाइपोथेसिस दी थी कि अगर जो लाइट है, अगर लाइट जो वेव है बेसिकली, अगर वो पार्टिकल नेचर दिखा सकती है, तो पार्टिकल भी क्या कर सकता है, वेव नेचर दिखा सकता है, बिकॉज नेचर में सिमेट्री होती है. ओके, एंड हिज आर्ग्यूमेंट इज ऑल बेस्ड ऑन द सिमेट्री. तो एक्चुअली इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए. सो इसलिए द थिंग इज आई एम कॉलिंग इट हाइपोथेसिस. दिस वॉज द हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, आप ऐसा समझो कि इनको ऐसा लगता है कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है. ठीक है, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और ना ही ये कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. इनको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो पीपल विल एक्चुअली डू द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो दो साइंटिस्ट आएंगे, दे विल बी टू क्रेजी साइंटिस्ट, दे विल डू द एक्सपेरिमेंट, और उनका एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होगा देन ही विल बी क्रेडिटेड दैट कि आपकी हाइपोथेसिस जो थी वो सही थी. दिस क्लियर? तो ये हाइपोथेसिस का मतलब आपको समझना चाहिए कि इनको ऐसा लगता है कि पार्टिकल भी क्या कर सकता है, वेव नेचर दिखा सकता है. इट इज जस्ट दैट आप पार्टिकल का वेव नेचर दिखाने के लिए आप राइट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करो. जिस तरह से अपन ने वेव का पार्टिकल नेचर दिखाने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे ही पार्टिकल का
वेव नेचर देखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एंड होपफुली इन दैट एक्सपेरिमेंट वी विल बी एबल टू सी द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ओके, एंड इनका रीजन वेरी सिंपल है, रीजन बहुत ही सिंपल है कि यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में दो ही चीजें, या तो रेडिएशन है या मैटर है। ओके, यूनिवर्स में दो ही चीजें, आइदर रेडिएशन और मैटर। अगर रेडिएशन डुअल नेचर दिखा सकता है, रेडिएशन डुअल नेचर दिखा सकता है, तो मैटर भी डुअल नेचर दिखा सकता है। इट इज जस्ट दैट यू शुड सेट अप ए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट। वेरी सिंपल कंसेप्ट, वेरी सिंपल हाइपोथेसिस, एंड पीपल एक्चुअली एक्सेप्टेड इट, पीपल एक्चुअली एक्सेप्टेड इट। ओके, वो आपको पता चलेगा क्यों एक्सेप्ट किया था, बिकॉज ही वॉज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, तो उसकी बात भी अपन करेंगे आगे, बट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि एक आइडिया देना कि पार्टिकल भी क्या कर सकता है, वेव नेचर दिखा सकता है। दैट आइडिया इटसेल्फ अभी अपन को absurd लग रहा होगा, बट ही गेव दैट आइडिया एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, एंड दैट आइडिया वाज एक्सेप्टेड, एंड लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट वास्तव में सक्सेसफुल भी हुए, एंड ही वाज क्रेडिटेड विद द dual nature of particle, that hypothesis was correct. Okay, so de Broglie right said that कि वेवलेंथ अपन कैसे निकालेंगे। तो इन्होंने बोला कि वेवलेंथ निकालने के लिए मेरे को कोई नया फॉर्मूला नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि देखो ये फॉर्मूला था ही हमारे पास, E इक्वल टू hc/λ। ही सेड आई डू नॉट नीड ए न्यू फॉर्मूला, राइट। आपने जो फॉर्मूला दिया है E इक्वल टू hc/λ, ये अपने आप में डुअल कैरेक्टर दिखाता है। कैसे? देखो, व्हाट इज दिस साइड, hc तो कांस्टेंट है, व्हाट इज दिस साइड, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल की या वेव की? वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद वेव, ये वेव प्रॉपर्टी है। एंड ये एनर्जी अपन किसकी निकाल रहे हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो जो लाइट के फोटोन्स हैं, दैट इज लाइट का जो पार्टिकल कैरेक्टर है, उसकी एनर्जी अपन लाइट की वेवलेंथ से निकाल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द वेव कैरेक्टर। सो ये इक्वेशन अपने आप में डुअल कैरेक्टर दिखाती है। दिस साइड इज फोटोन की एनर्जी, दैट इज रिलेटेड विद द पार्टिकल नेचर। दिस साइड wavelength of light, that is related with the wave nature. So he said, why don't you rearrange this equation? इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, आपको फॉर्मूला अपने आप मिल जाएगा, नया फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि E/c लिखो इक्वल टू h/λ। और याद करो, फोटोन थ्योरी में E/c को क्या लिखा था अपन ने, मोमेंटम लिखा था या नहीं लिखा था, P इक्वल टू E/c। तो P इक्वल टू h/λ, दैट्स इट। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके उन्होंने यहां पे लिख दिया कि डी ब्रॉय वेवलेंथ जो होगी, जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगी, डी ब्रॉय वेवलेंथ, दैट कैन बी रिटन लाइक लैम्डा इक्वल टू h/p। बस इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो नया फार्मूला नहीं है आपको इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में ये एक ही फार्मूला है और कोई फार्मूला भी नहीं है। सो बेसिकली दिस फार्मूला इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। ओके, लैम्डा इक्वल टू h/p। p को आप पार्टिकल के लिए क्या लिख सकते हो, m into v। This is for particle. So if particle is moving with very small speed, non-relativistic speed, तो रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर पार्टिकल बहुत ही स्लो चल रहा है, ऑर्डिनरी स्पीड से चल रहा है, दैट इज लाइट की स्पीड से बहुत कम चल रहा है, तो उसको अपन नॉन रिलेटिविस्टिक कहते हैं। एंड पार्टिकल अगर लाइट की स्पीड के क्लोज चल रहा है, ठीक है, तो अपन उसको रिलेटिविस्टिक कहते हैं। और दोनों केसेस में अपन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये जो मास इनटू वेलोसिटी, ये जो नॉर्मल फार्मूला मोमेंटम का, नॉर्मल फार्मूला मोमेंटम का, वो अपन यूज करते ही हैं, ठीक है, P इक्वल टू mv। सो दैट इज इन द केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक सिनेरियो, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत ही तेज चल रहा है, तो आपको पता है कि उसका मास चेंज होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे मास की टर्म चेंज हो जाएगी और P इक्वल टू mv ही रहेगा। ओके, जस्ट मास की टर्म चेंज हो रही है, तो दिस इज द थिंग। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अगर पार्टिकल का वेव नेचर है, तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है, और उस वेवलेंथ की वैल्यू है h अपॉन मोमेंटम, h अपॉन मोमेंटम। ओके, नाउ इस फॉर्मूले के थोड़े से वेरिएशंस अपन देख लें, ताकि क्या होगा, जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान रहेगा। ओके, सो द थिंग इज, क्या ये लिख सकते हैं क्या पार्टिकल के लिए? अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k है, तो k कैन बी रिटन एज p² by 2m, यस और नो?
लिख सकते हैं। अगर k को p²/2m लिख दिया तो क्या अपन को मोमेंटम मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। तो लैम्डा क्या होता है, h/p, p की जगह √2m के लिख दो। ये एक और फॉर्मूला आ गया अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है पार्टिकल की। ओके, एंड अगर पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है और उसको v वोल्टेज से एक्सेलरेट कराएंगे आप, अगर चार्ज पार्टिकल है और उसको v वोल्ट से एक्सेलरेट कराएंगे तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी फॉर चार्ज पार्टिकल, q इंटू वी। ये अपन ने सिखा ही था, अगर चार्ज q है, वोल्टेज डिफरेंस v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है q इंटू वी। तो ये फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, k की जगह आप क्या लिख दो, qv लिख दो। ये एक और फार्मूला आ गया। सो बेसिकली वी डू नॉट हैव एनी न्यू फार्मूला, द अंडरलाइंग फार्मूला इज सेम। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम लिखने के कई तरीके हैं, mv से लिख दो, √2m से लिख दो, √2m qv से लिख दो। ओके, एंड एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अपन ये जो भी काम करेंगे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए करेंगे। सब एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए अपन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लांक कांस्टेंट यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत ही गंदी होने वाली है, बहुत ही गंदी होने वाली है। एंड इट इज बेटर कि अपन इसको सिंप्लीफाई अभी कर ले। अभी अगर अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आगे का जीवन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट, यू पुट द वैल्यूज चार्ज, मास एंड h। इलेक्ट्रॉन के लिए आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो था ये फार्मूला h/√2m qv, ये कन्वर्ट होके ये बन जाएगा √150/v आंगस्ट्रॉन्ग। यूनिट का ध्यान रखना, दिस इज इन आंगस्ट्रॉन्ग, और √150 की वैल्यू लिख दो। तो ये जो फार्मूला है वो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट ही लिखना है, बार बार आप ये वाली कैलकुलेशन नहीं करोगे, टाइम सेव करना है अपन को। तो इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना चाहिए √150/v इन आंगस्ट्रॉन्ग। सम टाइम स्टूडेंट क्या करता है कि ये जो यूनिट है इसको भूल जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो यूनिट को नहीं भूलना, या √150 की वैल्यू लिख लो। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है ये किस तरह के पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपने इसका फॉर्मूला तो देखा, फॉर्मूला क्या था, बहुत ही सिंपल था, डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा क्या आया था बेटा, h/mv, ये आया था, ठीक है। तो ओके, आई शुड टेल यू वन थिंग दैट आई थिंक मैं बोल रहा हूं और आपको पता चलना चाहिए कि ये जो नाम है, ठीक है ना, दिस इज प्रोनाउंस एज डी ब्रॉय, नॉट डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, द प्रोनाउंसिएशन इज डी ब्रॉय। ओके, सो आई एम यूजिंग डी ब्रॉय, आई फॉरगॉट टू टेल यू। ओके, नाउ यू विल आल्सो प्रोनाउंस इट एज डी ब्रॉय, या। तो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है ये किस तरह के पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने देखा, फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, मास, वेलोसिटी, दैट्स इट। मोमेंटम आ रहा है फॉर्मूले में, बाकी सब तो कांस्टेंट है। सो एनी पार्टिकल जिसके पास क्या है, मोमेंटम है, एनी पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है, दैट मीन्स एनी मूविंग पार्टिकल के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ डिफाइंड है। मास होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, पार्टिकल है तो मास तो होगा ही, मूव करेगा तो वेलोसिटी होगी। तो एनी मूविंग पार्टिकल के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ डिफाइंड है। अब वो मूविंग पार्टिकल क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। छोटा एज इज माइक्रोस्कोपिक, दैट कुड बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बड़ा मतलब मैक्रोस्कोपिक, दैट कुड बी मी, यू, कार, बस, दिस प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना। डी ब्रॉय वेवलेंथ सबके लिए डिफाइन है। अगर पार्टिकल के पास मास है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, दैट मीन्स पार्टिकल के पास मोमेंटम है। कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टिकल चार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। हर तरह के पार्टिकल के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ डिफाइंड है, चार्ज, अनचार्ज, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा पार्टिकल। एज लॉन्ग एज पार्टिकल इज मूविंग, दैट मीन्स इट हैज मोमेंटम, डी ब्रॉय वेवलेंथ डिफाइन होगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो डी ब्रॉय वेव्स है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैकेनिकल वेव्स, जो भी आपने वेव पढ़ी है मैकेनिक्स में, उनसे कोई रिलेशन नहीं है। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेव, एंड व्हाट आर दोज आर प्रोबेबिलिस्टिक वेव। नाउ व्हाट आर प्रोबेबिलिस्टिक वेव, ये अपन को तभी पता चलेगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। पहले अपन क्या करते हैं कि
आई टेल यू अबाउट दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन ये अपन को चैप्टर के लास्ट में पता चलेगा। पहले अपन को क्या करना है, जो सिंपल सा फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p h अपॉन mv, दैट इज द ओनली फार्मूला, या फिर इस फॉर्मूले के जो डिफरेंट वेरिएशन है, इन फार्मूले पे अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, एंड वंस वी डू दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिस्टिक वेव। ओके, so let's look at this very simple numerical. We have to calculate de Broglie wavelength for a ball of mass 100 gram moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है एनी पार्टिकल, ठीक है, चाहे बॉल हो, अर्थ हो, कुछ भी हो, एनी पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है ना, तो उसका de Broglie वेवलेंथ होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल ही है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, देयर इज नो अदर फॉर्मूला। मास को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 0.1 kg, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, h की वैल्यू पता ही है आपको, 10⁻³ जूल सेकेंड अपॉन मास इज 0.1, वेलोसिटी इज 10। तो बेटा लैम्डा कितना आ गया, 6.63 10⁻34। अच्छा यूनिट देखो ध्यान से, नीचे क्या आएगा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, एंड जूल सेकेंड अपॉन ये सारा तामझाम 16 होके मीटर बन जाएगा। सो दिस इज द de Broglie वेवलेंथ फॉर ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये डेली टुडे लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 100 ग्राम, इट कुड बी क्रिकेट बॉल, राइट, ठीक है, वैसे क्रिकेट मैचेज आजकल हो नहीं रहे, बट एनीवे, ठीक है, एंड गोइंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये de Broglie वेवलेंथ आई कितनी है, 10⁻34 मीटर, 10 टू द पावर -34 मीटर। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, व्हाट इज द साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज किस में होता है, अगर आपने बोहर मॉडल पढ़ रखा है तो एटम का साइज लगभग आंगस्ट्रॉन्ग में होता है ना, आंगस्ट्रॉन्ग और 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो ये जो de Broglie वेवलेंथ आई है, दिस इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम। एटम के साइज से भी क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है। दैट मीन्स इस de Broglie वेवलेंथ का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि अपन इस de Broglie वेवलेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते, एंड सिंस वी कैन नॉट मेजर इट्स मीनिंगलेस, एंड देयरफॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए इस de Broglie वेवलेंथ कंसेप्ट का मतलब ही नहीं है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो अगर अपन को क्या करना है कि अपन को de Broglie वेवलेंथ जो है मेजर करनी है, वी वांट टू सी पार्टिकल एज ए वेव, तो अपन को इस तरह के पार्टिकल चूज करने पड़ेंगे जिनका जो लैम्डा है वो क्या है, मेजरेबल आए, जो कुछ मीनिंगफुल वैल्यू आए। अगर कुछ मीनिंगफुल वैल्यू आएगा देन ओनली वी विल बी एबल टू डू ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, एंड उस एक्सपेरिमेंट में हम पार्टिकल का वेव नेचर देख पाएंगे। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द de Broglie वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड बाय 100 वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें, लैम्डा क्या था, ऐसा था क्या, 12.27 अपॉन रूट वी आंगस्ट्रॉन्ग, ये था या नहीं था। तो v की जगह 100 लिख दो, तो 12.27 100 का अंडर रूट 10, ठीक है, तो लैम्डा आ गया 1.227 आंगस्ट्रॉन्ग। ये जो de Broglie वेवलेंथ है ये मेजर की जा सकती है, लैब में। दैट मीन्स इन लैब एक्सपेरिमेंट वी हैव ए चांस ऑफ सीइंग इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, क्योंकि इसका de Broglie वेवलेंथ आंगस्ट्रॉन्ग लेवल में आया है, तो अपन इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो कंसेप्ट है पार्टिकल एज ए वेव, डे टू डे लाइफ में मेरे लिए, बॉल के लिए, कार के लिए, ठीक है, अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड आ रही है वो बहुत छोटी आ रही है, लेस देन द साइज ऑफ द एटम। बट इनके लिए जो वेवलेंथ आ रही है वो मीनिंगफुल आ रही है, तो उनको अपन लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टिकल अपना वेव नेचर दिखा रहा है। लेट्स मूव ऑन। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले पे अपन को चल रहा है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ पूछ रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन इफ दे हैव सेम मोमेंटम। तो लैम्डा क्या होता है, फॉर्मूला बस याद रखो, लगाते जाओ, h अपॉन p। फॉर्मूले में एक ही चीज है p, आपने p क्या कर दिया, मोमेंटम क्या कर दिया, दोनों का सेम कर दिया,
मोमेंटम सेम कर दिया तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा क्या आएगा, h/√2m_k, यस और नो, ठीक है। तो अगर इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स जो लैम्डा है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा, √मास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये तो कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट मास आ जाएगा, 1/रूट मास आ जाएगा। तो अगर मैं करूंगा इसकी कैलकुलेशन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, राइट, क्या आएगा, रूट मासेस उल्टे आएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस पेन इज नॉट हेल्पिंग मी, एनीवे, lambda electron upon lambda proton will be mass of proton upon mass of electron. mass of proton mass of electron का रेशियो बताया क्या, ये रेशियो तुम्हें याद रहना चाहिए, लगभग 1840 होता है, इसका अंडर रूट करेंगे तो लगभग ये 42.7 के आसपास आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको स्क्वायर रूट का। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है, 43 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1849 आएगा, तो ये 43 से थोड़ा सा स्मॉल आएगा, ओके। This is the case when they have same kinetic energy. Now third case is they are accelerated by same potential difference. तो potential difference अगर same होगा तो बेटा लैम्डा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अब अपन को ये वाला लगाना पड़ेगा, yes or no, h/√2m⁴. तो अगेन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, चार्ज सेम होता है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज ये चीज ये चीज, ये सारी चीज कांस्टेंट हो गई, तो लैम्डा फिर से किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/रूट मास के प्रोपोर्शनल आ गया। तो अगर मैं फिर से करूंगा लैम्डा E/लैम्डा P करूंगा, क्या वो फिर से √1840 बनेगा और 42.7 आएगा, यस और नो, देख लो आप, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। रेशियो निकालना डी ब्रॉय वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, एंड डिफरेंट कंडीशन दे रखी थी, मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पे एक कंडीशन लिखी नहीं है बट अपन कर सकते हैं क्विकली। अगर उन दोनों की वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, वेलोसिटी सेम है तो लैम्डा क्या होता है, h/mv होता है ना, h/mv होता है, तो लैम्डा अब किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 1/m के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तब आंसर 1840 आ जाएगा। कर लोगे ना आप, ज्यादा टफ तो नहीं है। दिस इज कैलकुलेटिंग डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल पता है क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल आपको पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियाई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पता नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इस पे टोटल चार्ज होगा +2 और इसका मास होगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का सम। और अपन ऐसा बोल सकते हैं मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास विल बी लगभग 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है, सेम होता है, एंड चार्ज इज ऑफ कोर्स +2e। तो देखते हैं, अगर मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है तो क्या होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ, h/mv, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है तो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या आ जाएगा, 1:1, यस और नो। मोमेंटम सेम है दैट मीन्स ये नंबर सेम हो गया, तो चाहे कोई भी पार्टिकल हो उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो लैम्डा क्या लिखोगे तुम। तो बस मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। फॉर्मूला एक ही है अपने पास, ठीक है, बस उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो क्या होगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, √m होगा या नहीं होगा, √m होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा, P इज फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा के लिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन
मास ऑफ अल्फा क्या है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, व्हेन दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी. देन दे आर सेइंग दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराएंगे तो व्हाट विल बी लैम्डा h अपॉन रूट 2m QV, यही आएगा ना, प्रोपोर्शनल टू रूट m इंटू क्यू. इस बार अल्फा और प्रोटॉन का चार्ज सेम नहीं है, ठीक है, चार्ज सेम नहीं है, मास तो अलग होता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. तो v हटा दिया अपन ने और 2 हटा दिया, 2 इज कांस्टेंट, h हटा दिया. तो अब अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा. क्या लिखेंगे, ऊपर तो मास किसका आएगा, अल्फा का, और चार्ज भी अल्फा का. नीचे मास प्रोटॉन का और चार्ज भी प्रोटॉन का. तो अल्फा का मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा का चार्ज 2e, ठीक है ना, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज e, तो दिस विल बी रूट 8. ओके, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन करते हैं. अंडरलाइंग फार्मूला इज h अपॉन mv, h अपॉन रूट 2m के, h अपॉन रूट 2m qv. बस उसी फार्मूले की डिफरेंट प्रैक्टिस करते जाओ. ऑलराइट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग लिखने की जरूरत नहीं है, मूविंग होना ही पड़ेगा, डी ब्रोई वेवलेंथ है तो 1 एंगस्ट्रॉम से हाफ एंगस्ट्रॉम कर दी, तो कैलकुलेट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो कैसे करोगे भाई, लैम्डा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बोला था, ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, तो सुखी रहोगे, क्वेश्चन फटाफट कर पाओगे, ठीक है. ये हो गया फार्मूला. क्या बोल रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम था, तो 1 एंगस्ट्रॉम लिख दो. ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो वोल्टेज कितना गया. देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यूनिट में गलती कर देते हैं, यूनिट में गलती कर देते हैं. तो गलती नहीं करनी है. ये मैंने आपको पहले भी बोला था, इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है, तो इधर एंगस्ट्रॉम होगा ना, तो एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो V कितना आ गया, 150 वोल्ट. दैट मीन्स इसको आप समझो कि एक इलेक्ट्रॉन की 1 एंगस्ट्रॉम डी ब्रोई वेवलेंथ कब होगी, एक इलेक्ट्रॉन की 1 एंगस्ट्रॉम डी ब्रोई वेवलेंथ कब होगी, जब उसको 150 वोल्ट से क्या किया जाएगा, एक्सेलरेट किया जाएगा. जब उसको 150 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये तो अपन सीख चुके हैं. एक चार्ज को v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी हो जाती है. तो एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट से अपन एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई. ओके फाइन. अब बोल रहा है कि इसकी डिक्रीज कर दी वेवलेंथ 1 से 0.5, तो कैन वी कैलकुलेट, क्या 0.5 होगा तो क्या होगा, सिंपल है, हाफ एंगस्ट्रॉम इक्वल टू रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सोल्व कर लो, स्क्वायर करना पड़ेगा तो v कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो क्या आप, 600 वोल्ट आ रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4 इधर जाएगा, v इक्वल टू 600. ठीक है, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस, 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां पहुंच गई, 150 से 600. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के कितना आ जाएगा बेटा, 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा बट अलग टाइप से मिलेगा. आपको पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हो क्या, 150 से 600 हो गया, मतलब कितना गुना हो गया, 4 गुना हुआ ना, 150 से 600 कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ. 4 गुना होने का मतलब कितना परसेंट चेंज, 300% इंक्रीमेंट, 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. ठीक है, या 3 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और जोड़नी पड़ेगी. 300% बढ़ने का मतलब 3 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और जोड़नी पड़ेगी ताकि वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से क्या हो जाए, हाफ एंगस्ट्रॉम हो जाए. ठीक है, चले आगे. देखो नाउ दिस टाइम
they have asked, so I think you calculate percentage change, that will be much better, ताकि आप percentage सीखोगे. What is the percentage change in de Broglie wavelength for an electron if its kinetic energy is made 16 times? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना कर दी? 16 गुना कर दी. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो, h अपॉन √2m के. यही फॉर्मूला है, h अपॉन √2m के. तो आप लिख सकते हो क्या? लैम्डा प्रोपोर्शनल टू दिस. तो लैम्डा प्राइम अपॉन लैम्डा क्या आ जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, ये आ जाएगा क्या? ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन है. तो लैम्डा प्राइम के प्राइम, लैम्डा के प्राइम क्या बोल रहा है वो? 16 टाइम्स के बोल रहा है ना. तो आपका लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा कितना आ गया बेटा? 1/16 का √1/4 और लैम्डा प्राइम कितना आ गया? लैम्डा बाई 4. लैम्डा प्राइम आ गया लैम्डा बाई 4. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी. ठीक है, और या फिर पहले की तुलना में 25% हो जाएगी. ठीक है, लेकिन यहां पे गलती होगी. आपको ऑप्शंस इस तरह से मिलेंगे. These will be the option when you solve this. आपको ये ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, एंड ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है. लैम्डा प्राइम लैम्डा बाई 4 हुआ है. आपको निकालना है परसेंटेज चेंज. पहले का 1/4 हो गया, तो चेंज तो 3/4 आया ना बेटा. पहले 1 था, 1 का 1/4 रह गया. दैट मीन्स चेंज कितना आया? 3/4 का आया ना. और 3/4 प्लस में या माइनस में? माइनस में. तो आंसर विल बी दिस, -75%. अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसा कर सकते हो. आई थिंक ये तो सबको पता होगा. परसेंटेज चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100. इनिशियल लैम्डा था, फाइनल लैम्डा बाई 4 था. तो दिस इज ओके, लेट मी, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. आप इससे कर लो तो -300/4% आएगा, -75% आएगा. यस और नो? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज. ठीक है ना. तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ही है. क्वेश्चन में ज़्यादा फॉर्मूला तो है ही नहीं, लेकिन क्या हो सकती है? गलती हो सकती है. अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछ ले तो ये आपको मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स है जो होती है बच्चों से एग्जाम में, वो आपको नहीं करनी है. चलें आगे. दिस थिंग, व्हाट इज द चेंज इन de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if its kinetic energy is decreased by 36%. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. लैम्डा अभी भी क्या होगा? यही होगा क्या? प्रोपोर्शनल टू 1/√ के होगा. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m के होता है. ठीक है ना. तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करें तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√ के होगा. अच्छा, डिक्रीज बाय 36% है तो क्या अपन के प्राइम निकाल सकते हैं क्या? के इंटू ऐसा लिखेंगे क्या? ये पहले की काइनेटिक एनर्जी थी और ये बाद की काइनेटिक एनर्जी हो गई. 20% से इंक्रीमेंट अपन ने किया था, याद है? तो +20/100 किया था, याद है? एक बार किया था. तो यहाँ पे 36% से डिक्रीमेंट है, -36/100. ये इनिशियल है, ये फाइनल हो जाएगी. तो के प्राइम कितना आ जाएगा? 0.64 आ रहा है क्या? देखो. ठीक है, तो ये तो अपन ने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली. अब अपन क्या करें? क्या करें बताओ? लैम्डा प्राइम अपॉन लैम्डा क्या आ जाएगा? √k/k प्राइम आएगा. के प्राइम की वैल्यू लिखो, कितनी है? 0.64 की. 0.64 प्यारा नंबर है क्योंकि इसका अंडर रूट आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 1/0.8. 1/0.8 को क्या लिख दूं? क्या लिख दूं बताओ? 5/4 लिख दूं क्या? तो लैम्डा प्राइम आ जाएगा 5/4 इंटू लैम्डा. ये नया
डी ब्रॉय वेवलेंथ आ गया। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें अभी तक ये तो पता लग जाना चाहिए कि लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी तो वेवलेंथ कम हो गई थी, और इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी घटी है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। एटलीस्ट इतना तो पता लग जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिनोमिनेटर में है तो ये घटेगी तो लैम्डा बढ़ेगी, जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था, और सॉरी इस क्वेश्चन में हो रहा है, और ये बढ़ेगा तो ये लैम्डा घटेगा। ओके, नाउ इसको अपन किस तरह से करें, अगेन तरीका, एक तरीका तुम्हारे पास है, क्या करो तुम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करके परसेंटेज चेंज निकाल लो। लेकिन मुझे एक और तरीका आता है परसेंटेज चेंज का जो अपन यहां से सीख सकते हैं। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, लैम्डा ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये तो इनिशियल था, ये क्या है, ये चेंज ही तो है, 1 में कुछ जोड़ रहे हैं, यही तो चेंज है 1/4। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, तो कितना आ जाएगा प्लस 100/4% और प्लस का 25%। समझ में आया मेरी बात, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कराने का एक और मोटिव ये था कि मैं आपको ये भी बता सकूं कि परसेंटेज चेंज आसानी से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं तुम्हें, बिकॉज दिस माइट बी न्यू फॉर यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे x है, x हो गया, x से x/3, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, x तो ले लो बार 1 - 2/3, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये 2/3 क्या है, चेंज है, लेकिन साइन के साथ लेना है क्योंकि यहां पे कम हुआ है। तो कितना चेंज आया, -200/3%। आए समझ में। और कोई ले लो, लेंथ L से 4L/3 हो गई, लेट्स से, कैसे निकालेंगे चेंज, देखो ध्यान से, L 4L/3 को लिख सकते हैं क्या, L × 1 + 1/3 लिख सकते हैं, 1 + 1/3। तो हु इज दिस 1/3, चेंज। परसेंटेज में कैसे करेंगे, प्लस 100/3। ओके, पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। कैसे, λ/4 है, इसको क्या लिख दो, λ × 1 - 3/4 लिख दो क्या, 1 - 3/4। तो व्हाट इज -3/4, चेंज, -300/4%। ओके, तो इस तरह से परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव जो था, ठीक है ना, इन क्वेश्चन कराने का, एक तो फार्मूला हो जाए और अपन कैलकुलेशन में थोड़े से क्या बने, स्मार्ट बने। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन थे पिछले वाले, इसमें चेंजेस क्या थे, बड़े थे, 16 गुना कर दिया, 36% चेंज कर दिया, चेंजेस वर बिग। नाउ इन दिस क्वेश्चन चेंजेस आर स्मॉल, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि मोमेंटम अगर इलेक्ट्रॉन का पी से चेंज किया जाए तो डी ब्रॉय वेवलेंथ चेंजेस बाय 0.2% ओनली, चेंजेस आर स्मॉल। देखो चेंजेस बिग होंगे ना तब तो आपको प्रॉपर फार्मूला यूज करना पड़ेगा, बट चेंजेस स्मॉल होंगे ना तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द मेथड ऑफ एरर। मेथड ऑफ एरर क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p या फिर h × p - 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ये 100 लोग ऐसा बन जाएगा क्या, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा p/p, ये बन जाएगा क्या। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ माइनस साइन, ये बन सकता है क्या, ये बन जाएगा क्योंकि p की पावर -1 है। बहुत ही सिंपल है एंड अंडरस्टूड है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो मोमेंटम को कम होना पड़ेगा, मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी। आई सेड द सेम थिंग ट्वाइस, एनीवे, ठीक है ना, दिस इज अंडरस्टूड। माइनस साइन का मतलब यही है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है, या फिर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो अभी आपको बोल रहा है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय p, तो दिस इज द चेंज दे हैव गिवन, देन डी ब्रॉय वेवलेंथ चेंजेस बाय 0.2%, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज 0.2%, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ साइन बिकॉज मेरे को पता है कि अगर ये बढ़ाया होगा ना तो ये कम हुआ होगा, और ये कम किया होगा तो ये बढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो दैट साइन विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। डेल्टा p is given is p and this is p original,
आपसे पूछा ना इनिशियल मोमेंटम, तो दिस इज द ओरिजिनल मोमेंटम दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा भाई बताओ, ओरिजिनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, देखो 100 इंटू पी अपॉन 0.2, व्हाट इज द ओरिजिनल मोमेंटम 500 पी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू कैलकुलेशन। प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल हैं, फॉर्मूले नए है ही नहीं, अपन को क्या करना है, एक ही फॉर्मूले को बस अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ओके बच्चों, लेट्स डू सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑन मैटर वेव्स। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, दिस माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड बट पढ़ो एक बार आप, एंड दिस इज ओनली वन लाइनर। तो इसका आंसर एक लाइन में आएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस जो है वो दो भागों में टूट रहा है। सो देयर इज ए न्यूक्लियस ऑफ मास m एंड इट एब्जॉर्ब्स ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो ये जैसे बोल रहा है वैसा डायग्राम बना लो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि फिजिक्स में डायग्राम बनाने से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो लेट्स मेक द डायग्राम। ओके, तो ये बन जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद 6m1 का बन जाता है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। और इसका मोमेंटम इन्होंने बोल रखा है क्लोज टू 0 है, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट 0। एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट न्यूट्रॉन, ये 6m1 का हो गया, ये क्या कर रहा है, दो फ्रेगमेंट में टूट रहा है, ठीक है। एक m1 का है और एक 5m1 का है, तो इसको दो फ्रेगमेंट में तोड़ दो, m1 एंड 5m1 टूट गया दो फ्रेगमेंट में। एंड अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, क्यों जाएगा इधर, ड्यू टू द मोमेंटम, ठीक है ना। शुरुआत में मोमेंटम क्या था, 0 था, दे हैव टोल्ड इट टू 0 मोमेंटम, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर शुरुआत में मोमेंटम 0 था और फिर कोई चीज टूटती है तो बाद में भी मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा, यस और नो। मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट स्केप इन द फिजिक्स। मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन, दे आर द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, उसको आप स्केप नहीं कर सकते। कोई भी रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ठीक है ना, तो मोमेंटम और एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो अगर ये p मोमेंटम से यहां जा रहा है तो ये भी क्या होगा, p मोमेंटम से इधर जाएगा, ठीक है। नेट मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये सुनो। वेलोसिटी इसकी अलग होगी, p/m1 होगी, इसकी वेलोसिटी p/5m1 होगी। अच्छा, आपसे पूछा कि अगर इसका डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा है तो इसका डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होगा। तो भाई इसका लैम्डा कैसे डिफाइन करेगा, लैम्डा 1 h/p से ही तो डिफाइन करेगा, ये सुनो। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, h/p इसे डिफाइन कर दिया। इसका लैम्डा कैसे डिफाइन करेंगे, सेम h/p, यस और नो। तो दिस विल आल्सो बी h/p। एंड क्या p दोनों के लिए सेम है क्या, अगर p दोनों के लिए सेम है दैट मीन्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन दिखने में आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या रामायण है, ठीक है ना, कितना बड़ा होने वाला है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं, ओके, बहुत बार आ चुके हैं, राइट। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है ना, टूटा, दो भागों में टूटा, तो उन दोनों फ्रेगमेंट का अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो दोनों फ्रेगमेंट का बाद में मोमेंटम सेम होगा ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन। एंड मोमेंटम सेम है तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। ये गलती मत कर देना, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों का आंसर लैम्डा ही होगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था बट लैंग्वेज वाज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट। ओके, डू नॉट डू दैट मिस्टेक। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि एक स्टेशनरी एटम है, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एटम ले लो मास m का, ठीक है, इट स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब एट रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट पे है, इसका मतलब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, 0 है। अब क्या कह रहा है कि ये जो क्या करता है, एक फोटोन एमिट करता है, ठीक है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी f। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, hf है। अगर फोटोन इधर गया, क्या फोटोन अपने साथ मोमेंटम भी लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, ऑफ कोर्स फोटोन अपने साथ क्या लेके जाएगा, मोमेंटम। और फोटोन का मोमेंटम कितना होगा बेटा,
E/c, यस और नो? फोटोन का मोमेंटम होगा, तो फोटोन चला गया, फोटोन का मोमेंटम E/c है, hf/c, इस मोमेंटम से फोटोन चला गया। पहले ये सिस्टम क्या था? रेस्ट पे था, मतलब इसका मोमेंटम क्या था? 0 था। दैट मीन्स ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन दिस हैज टू रिकॉइल बैक। दिस इज एग्जैक्टली लाइक वी आर शूटिंग ए बुलेट फ्रॉम द गन, ठीक है? तो बुलेट आगे जाएगी तो गन पे पीछे रिकॉइल आएगा। द सेम थिंग, फोटोन आगे जाएगा तो एटम पे पीछे रिकॉइल आएगा विद द सेम मोमेंटम, मास इनटू v प्राइम। क्या वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड, यही तो बताना है अपन को। क्या अपन वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बस mv प्राइम को hf/c से मल्टीप्लाई इक्वेट कर दो, तो v प्राइम इज इक्वल टू hf/mc। दिस इज द वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द एटम, जहां पे m इज द मास ऑफ द एटम। मास में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता व्हेन इट एमिट्स ए फोटोन, तो मास में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। Okay, then they ask what is the kinetic energy gained by atom in the process। तो kinetic energy क्या होती है? हाफ m v स्क्वायर या p स्क्वायर बाई 2m। तो आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, वेलोसिटी ये है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है? आप ये सोचोगे कि यार एटम का जो रिकॉइल होगा वो बहुत ही कम स्पीड वाला होने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत ही कम स्पीड वाला होने वाला है। ध्यान से देखो, एच एफ अपॉन मास इनटू स्पीड। एच क्या है? एच क्या है? एच इज प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है? 10⁻34, सबसे छोटा नंबर। सी 3 × 10⁸, सबसे बड़ा नंबर। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली स्मॉल, ठीक है? तो अगर रिकॉइल स्पीड बहुत कम होगी तो रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होगी। बट एनीवे यू शुड नो दिस कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज नॉट दैट टफ, ठीक है ना? जिस तरह से बुलेट फायर करते हैं गन से, गन के पास रिकॉइल आता है, वैसे ही अगर एटम से फोटोन जाएगा तो एटम के पास रिकॉइल आएगा। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज ट्राइंग टू मर्ज डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो आई assume that मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा, मतलब एटलीस्ट यू विल हैव ए वेरी वीक मेमोरी राइट फ्रॉम योर पास, दैट यू विल नो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, एक चार्ज पार्टिकल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है, एंड उसकी रेडियस कितनी होती है? mv/qb, इतना पता होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इन मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है? तो क्या रेडियस आप ऐसे लिख सकते हो क्या? लिख दिया। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिख दो, सॉरी चार्ज नीचे आएगा, एम वी चार्ज विल बी 2EB, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस 2E होता है। तो क्या आपको यहां से मोमेंटम मिल सकता है क्या? तो मोमेंटम मिल गया, ये लो mv इक्वल टू 2ERB, ये मोमेंटम मिल गया। बस सारी कहानी इसी की है। अब आपसे डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड पूछ रहा है, तो भाई मोमेंटम आपको पता है, लेमडा क्या होता है, डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है? h/mv, h/mv वैल्यू पुट कर दो, h/2ERB। So you will see such kind of question in solved example। solved example में एक्चुअली आपसे ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट कराएंगे, दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेडियस मैग्नेटिक फील्ड, तो आप उनको करना कैलकुलेट, राइट? बट कंसेप्ट सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है, तो उसकी रेडियस ऐसे देते हैं। रेडियस पता है तो मोमेंटम पता है, मोमेंटम पता है तो डी ब्रॉय वेवलेंथ आपको पता ही है।